अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वक्त स्क्रीन पर आपको ये जो खोपड़ी नज़र आ रही है ये कोई आम खोपड़ी नहीं है, बल्कि ये तो लंदन शहर में मौजूद आज से लगभग 200 साल गुजरे हुए भारत के उस मशहूर जाबाज और ताकतवर बहादुर सिपाही की है जिन्हें आलम बेग के नाम से जाना जाता है। मगर अब सवाल यही है कि आखिर जब सिपाही भारत का था तो ये खोपड़ी लंदन में क्या कर रही है। सैकड़ों साल पुरानी ये खोपड़ी लंदन कैसे पहुंची थी और अभी तक इस खोपड़ी को इसी हालत में क्यों रखा गया है। मतलब सवाल तो ये है कि आम तौर पर इंसान के मरने के बाद उसे दफना दिया जाता है, आलम बेग के इस खोपड़ी को ऐसे महफूज क्यों रखा गया था। तो चलिए दोस्तों, आज के इस छोटे से वीडियो में इतिहास में छिपे हुए इस मशहूर जांबाज ताकतवर सिपाही यानी कि आलम बेग के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये बात है सन 1963 की जब लंदन के एक पब का मालिक अपने स्टोर रूम में कुछ ढूंढ रहा था कि ढूंढते ढूंढते उसके हाथ अचानक एक इंसानी कंकाल लगा। इंसान की एक ऐसी खोपड़ी जो देखने में बहुत ही ज़्यादा पुरानी महसूस हो रही थी। उसने कुछ सोचे समझे बगैर उस खोपड़ी को वहाँ से बाहर निकाला और काउंटर पर रख दिया। लोगों ने इसे एक मामूली खोपड़ी समझा और इग्नोर कर दिया। इसके अलावा और भी बहुत सारी दूसरी तरह से इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसी तरह से 40 से 50 साल का वक्त गुजर गया और इसके बाद इस पब को किसी और ने खरीद लिया। जो नया मालिक था उसको स्पेशली इंसानी ढांचे और इस खोपड़ी से बड़ा परहेज था, यानी कि उसको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी और इसीलिए उसने इस खोपड़ी की एक बड़ी कीमत लगाई और एक इतिहासकार को बेच दिया। और इसी तरह ये खोपड़ी इधर उधर ट्रांसफर होते होते एक इतिहासकार किम ए वेगनर के पास पहुंची। वेगनर दरअसल लंदन के ही एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हुआ करते थे और उनकी रिसर्च का जो मेन टॉपिक था वो कॉलोनियल इंडिया, मतलब उस दौर का इंडिया था जब यहाँ पर अंग्रेजों का राज हुआ करता था। उनको इस खोपड़ी में बहुत दिलचस्पी थी और उन्होंने इस खोपड़ी को बहुत गहराई से देखा और रिसर्च करना शुरू कर दिया। रिसर्च शुरू करते ही उनको इस खोपड़ी की आँख में एक बड़ी ही कीमती चीज़ मिली। इस खोपड़ी की आँख में दरअसल 100 साल से भी ज़्यादा पुराना एक कागज़ का टुकड़ा मौजूद था कि जिस पर कुछ दिलचस्प चीज़ें लिखी हुई थी। उस पर लिखा था कि ये खोपड़ी 46वें बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के हवलदार आलम बेग की है कि जिसकी उम्र 22 साल हुआ करती थी और इसे तोप से लगाकर उड़ा दिया गया था। और इसका जुर्म ये था कि इसने 1857 की क्रांति में हिस्सा लिया था। और इतना ही नहीं दोस्तों, उसने ब्रिटिश ऑफिसर डॉक्टर ग्राहम और उसकी बेटी की हत्या की थी। साथ ही उसने एक ईसाई मिशनरी रेवरेंड हंटर की भी हत्या की थी और उनकी पत्नी और बेटी का रेप किया था। और इन तमाम चीज़ों के साथ साथ उस कागज़ के टुकड़े पर उस इंसान का नाम भी लिखा गया था जो बाद में आलम बेग की इस खोपड़ी को भारत से लंदन लेकर गया था। दोस्तों, प्रोफेसर वेगनर इस खोपड़ी से इतना ज़्यादा इंस्पायर हुए और प्रभावित हुए कि उन्होंने ये फैसला किया कि वो हर हाल में आलम बेग की छुपी हुई कहानी जानकर रहेंगे। उन्होंने रिसर्च की और इस खोपड़ी के ऊपर एक किताब लिखी जिसका नाम है द स्कल ऑफ आलम बेग, जिसमें इस खोपड़ी से जुड़े सारे राजों से पर्दा उठाया गया। इस किताब के मुताबिक आलम बेग का ताल्लुक बंगाल से था और वो बंगाल के उस टुकड़ी में शामिल थे जो 1857 की क्रांति के वक्त सियालकोट के उस इलाके में तैनात थी जो आज के दौर में पाकिस्तान में मौजूद है। उस दौर में सियालकोट के इस इलाके में आलम बेग के बंगाली टुकड़े के अलावा 2 टुकड़ियाँ और भी तैनात थीं। आलम बेग की जो बंगाली टुकड़ी थी और इसके अलावा जो दूसरी टुकड़ी थी उसमें दरअसल ज़्यादातर तादाद उन्हीं फौजियों का हुआ करता था जिसका ताल्लुक भारत से हुआ करता था। मगर जो तीसरी टुकड़ी थी उसमें सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज फौजी हुआ करते थे। जब 10 मई 1857 के दिन मंगल पांडे की गोली चली तो उसी गोली के साथ पूरे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का आगाज हो गया था। लोगों ने निडर होकर हथियार उठाना शुरू कर दिए। इसका सबसे पहला असर तो मेरठ के बाद दिल्ली जैसे इलाकों पर दिखा और भारत की फौज ने बड़ी तेजी के साथ अंग्रेजों की छावनी में कब्जा करना शुरू कर दिए थे। ऐसे हालात देखते हुए अब अंग्रेजों ने सियालकोट के इलाके में जो 3 टुकड़ियां मौजूद थी उनमें से वो तीसरी वाली टुकड़ी के जिसमें ज़्यादातर अंग्रेज सिपाही हुआ करते थे उनको फ़ौरन मदद के लिए दिल्ली जैसे इलाकों में बुलाया। जैसे ही वो तीसरी टुकड़ी दिल्ली के इस इलाके में आ गई, अब उधर भी 2 टुकड़ियां ही बाकी रह गई थी कि जिसमें ज़्यादातर तादाद उन फौजियों की थी जिनका ताल्लुक भारत से हुआ करता था। देर से ही सही मगर अब जुलाई के महीने में इस क्रांति की आग सियालकोट तक पहुंच गई थी और वहां पर ऑलरेडी वो तीसरी टुकड़ी चले जाने की वजह से अंग्रेज कमज़ोर हो गए थे। फ़ौरन अब उस बंगाली टुकड़ी ने और दूसरी टुकड़ी ने अंग्रेज़ों पर हमले करना शुरू कर दिए और
और बढ़त बनाना शुरू कर दी। उन्होंने उस घरों और किलों को घेरना शुरू कर दिया कि जहां पर अंग्रेज़ों के बड़े बड़े अफसर रहा करते थे। वेगनर अपने किताब में लिखते हैं कि बंगाल की इस टुकड़ी में ऐसे माहौल में भी 46 के करीब कुछ ऐसे सिपाही थे जिन्होंने इस क्रांति में हिस्सा लिया, मगर इसके बावजूद भी न उन्होंने किसी अंग्रेज़ के अफसर के घर में हमला किया और ना ही किसी को कत्ल किया। यानी कि वो इस क्रांति में हिस्सा ले रहे थे और इसको सफल भी बनाना चाह रहे थे, मगर वो किसी को जान से मारना नहीं चाहते थे। बल्कि कई बार इन लोगों ने अंग्रेज़ अफसरों को और उनकी फैमिलियों को सुरक्षा मुहैया कराई और दूसरी सुरक्षित जगह में ले जाने की मदद भी की। एक केस तो ऐसा भी बताया जाता है कि जब खुद भारतीय फौजी बार बार अंग्रेज अफसरों से ये गुजारिश कर रहे थे कि वो उनको खुद 1000 रुपया महीना तनख्वाह देंगे, बशर्त ये है कि वो उनके साथ इस क्रांति में शामिल हो जाएं, उनकी मदद करें और उनको लीड करें। हालांकि वेगनर ने यह भी माना है कि सियालकोट के इस इलाके में उस क्रांति में कुछ अंग्रेजी अफसर और एक महिला भी मारी गई थी और इसी तरह की एक केस में आलम बेग को मुजरिम बनाकर सजा सुनाई गई थी और सजा ये थी कि उनको एक बहुत दर्दनाक और जालिमाना तरह से एक तोप के आगे बांधा गया था और तोप से उड़ा दिया गया था। वेगनर अपने किताब में लिखते हैं कि जब मैंने रिसर्च किया और कुछ पुरानी दस्तावेज पढ़े तो उससे ये पता चला कि दरअसल आलम बेग वो कत्ल कर ही नहीं सकते थे कि जिस कत्ल में उनको गुनाहगार मानकर ये दर्दनाक सजा दी गई थी, क्योंकि जिन लोगों के कत्ल के जुर्म में उनको ये जालिमाना तरीका से तोप के आगे बांधकर उड़ाया गया था, उन कत्लों के गुनाहगार तो पहले ही पकड़ा गए थे। किस्सा कुछ इस तरह है कि जब 1857 में बंगाल की इस टुकड़ी ने सियालकोट में ज़्यादातर अंग्रेजों के इलाकों को ख़त्म कर दिया था और उनको नुकसान पहुंचा दिया, उसके बाद ये फौजी टुकड़ी गुरुदासपुर की तरफ बढ़ी। हालांकि बंगाल की इस फौजी टुकड़ियों से पहले से ही निपटने के लिए अंग्रेजी टुकड़ी अमृतसर के इलाके में मौजूद थी। ऐसे में क्रांतिकारियों का ये प्लान था कि हम इस टुकड़ी के पास से गुजरेंगे ही नहीं बल्कि बाहर चुपके से दिल्ली की तरफ निकल जाएंगे। मगर उसी वक्त जॉन निकलसन नाम के एक अंग्रेज अफसर के तरकीब से वो गच्चा खा गए। दरअसल ये अंग्रेज अफसर जो अंग्रेजों की टुकड़ियों को लीड कर रहा था, उसने अपने फौज को ये ऑर्डर दिया कि फ़ौरन वो अपने ड्रेस का कलर बदल कर खाकी कर ले, यानी कि खाकी रंग में रंग डाले। इससे पहले कि जो अंग्रेजों का ड्रेस हुआ करता था वो सफ़ेद था। इस तरह से वो लोग क्रांतिकारियों के जो जासूस थे उनकी नज़रों से बचने में कामयाब हुए और एक नदी तक पहुंच गए और आगे जाकर इन क्रांतिकारियों के फौज को घेर लिया कि जो चालाकी से बाहर दिल्ली तक पहुंचना चाहती थी। क्रांतिकारियों का मुकाबला फाइनली इस अंग्रेजी टुकड़ियों से हुआ और उन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ इनका मुकाबला भी किया, मगर अंग्रेजों के एडवांस हथियार के सामने वो ज़्यादातर टिक न सके, जिसकी वजह से अब ज़्यादातर सिपाहियों ने नदी पार करते हुए नदी में जो द्वीप था उसमें ठहर गए। 3 दिन तक उन लोगों ने यहाँ पर मोर्चा संभाले रखा। आखिरकार 15 जुलाई तक उन लोगों को पकड़ लिया गया, जबकि बाकी बचे हुए सिपाही जान बचाकर निकलने में कामयाब हो गए। अंग्रेजों से होने वाले इस जंग में सबसे आगे जो भारतीय सिपाही थे उनमें से एक नाम आलम बेग का भी था। आलम बेग उन लोगों में शामिल थे कि जो तीसरे दिन वहां से जान बचाकर निकलने में कामयाब हो गए थे। इसीलिए अंग्रेजों का उस पर गहरी नज़र थी और वो हर हाल में आलम बेग को पकड़ना चाह रहे थे। आलम बेग के सर पर अंग्रेजों ने एक बड़ा इनाम भी रखा। आलम बेग अपने सिपाहियों के साथ भागते हुए कश्मीर पहुंचे और वहां एक साधु का भेष बनाकर रहने लगे। आलम बेग अपने सिपाहियों के साथ जून 1858 तक इधर उधर छिपते रहे। उसके बाद वो पठानकोट पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद वहां के लोकल लोगों को अपनी पहचान बताई और उनसे मदद मांगी, मगर वहां पर मौजूद वो सारे लोग उनको विदेशी मानकर उनकी मदद करने से इनकार कर दिया। मजबूरी में उनको कहीं से भी राशन ना मिल पाने के कारण कुछ दिनों बाद उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर वहां पर मौजूद एक दुकान में लूटपाट कर दी। राशन हासिल करने के लिए की गई इस लूटपाट से वहां पर फौरन गदर मच गया और अंग्रेजों को भी अब आलम बेग के उस जगह का पता चल गया था कि जिसको वो पिछले 1 सालों से लगातार ढूंढ रहे थे। आलम बेग को उनके साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया और लगभग 40 लोगों को वापस सियालकोट लाया गया। 8 जुलाई 1858 के दिन उनको सजा सुनाई गई। फिर बहुत ही दर्दनाक और जालिमाना तरीके से उनको तोप के आगे बांधकर उड़ा दिया गया। आलम बेग के सजा के वक्त A.R. कोसलो नाम के कैप्टन भी वहां पर मौजूद था कि जिसने बाद में आलम बेग के बॉडी से उनकी गर्दन यानी कि खोपड़ी को अलग किया और फिर उसने उसको अपने पास में रख लिया था। 3 महीने बाद जब वो वापस ब्रिटेन आया तो उस खोपड़ी को अपने साथ ब्रिटेन लेकर आया। ऐसा माना जाता है कि उसने ये काम इस इरादे से किया ताकि इस खोपड़ी को वो तोहफे के तौर पर रानी के सामने पेश कर सके। फिलहाल इस तरह से ये खोपड़ी ब्रिटेन पहुंची और फिर लंदन के पब में पहुंची और फिर उसके बाद उन्हीं प्रोफेसर और इतिहासकार वेगनर के पास पहुंची।
जिन्होंने इस खोपड़ी की पूरी कहानी अपनी किताब में दुनिया तक पहुंचाया। वेगनर का ये ख्वाहिश है कि वो आलम बेग की खोपड़ी को एक ना एक दिन भारत लेकर आएंगे। साथ ही साथ वो आलम बेग की समाधि नदी के उसी द्वीप पर बनाएंगे कि जहां पर आलम बेग ने अपनी ज़िंदगी के ना सिर्फ आखिरी जंग लड़ी थी, बल्कि लगातार 3 दिन तक अपने से ज़्यादा ताकतवर फौजों का मुकाबला भी किया। फिलहाल दोस्तों, ये थी आलम बेग और उसकी खोपड़ी की ये कहानी। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक के साथ साथ अपने दोस्तों तक भी शेयर करें और इसी तरह की हिस्टोरिकल और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।